नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैंने अपना कुकिंग चैनल शुरू किया है। मेरे इस चैनल पे आपको हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, वेजिटेरियन, इंडियन रेसिपी देखने को मिलेंगी। मैं सीलिएक हूँ और ग्लूटेन नहीं खाती हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियोज मैंने अपलोड कर दी हैं, लेकिन किसी कुकिंग वीडियो के साथ नहीं आई हूँ। आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। सीलिएक क्या है, मैं कैसे डायग्नोस हुई थी और सिम्टम्स क्या थे। तो सीलिएक इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ये बीमारी आपको हर तरह से टारगेट करती है, हर तरह से आप कुछ न कुछ आपके साथ हो रहा होता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि इलाज कहाँ से शुरू किया जाए। मेरे साथ मैं कैसे डायग्नोस हुई, मेरे सिम्टम्स क्या थे, क्या हुआ था एक्चुअली, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। सबसे ये शुरू कहाँ से हुई थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं 22 या 23 साल की उम्र में थी, सबसे पहले जो मैंने चीज नोटिस करनी शुरू की वो थी कि खाने के बाद मेरा पेट फूलता था, ब्लोटिंग होती थी और मुझे नींद आती थी। अच्छा फील नहीं होता था अगर मैं ना सोऊं तो। वहाँ कई बार मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ ब्लड वर्क किए, कई बार मेरे स्टमक के उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किए हैं, पर रिपोर्ट क्लियर थी, कुछ नहीं आया। मेरा होमोग्लोबिन हमेशा से कम था। मैक्सिमम होमोग्लोबिन जो मेरा हुआ है वो 9 समथिंग था, 10 से भी नीचे हमेशा से। इससे नीचे हुआ है, इससे ऊपर कभी नहीं गया। तो बहुत बार जब डॉक्टर को दिखा चुकी थी और कुछ रिजल्ट भी सामने नहीं आ रहा था, रिपोर्ट भी क्लियर थी, तो एक माइंड सेट हो गया कि ये तो ऐसे ही है। ये तो, और जब कभी अपने घर के बड़ों से या किसी से भी जब मैं बात करती थी तो वो ये कहते थे गैस तो बनती ही है, इसमें क्या बड़ी बात हो, तो सभी को बनती है। पर क्योंकि बार बार मुझे तकलीफ होती थी, पेट फूलता था और ऐसे थकान होती थी, तो मैं 1-2 बार और डॉक्टर के पास गई। तो फाइनली डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप आलू, मटर और राजमा अवॉइड करो। कभी अवॉइड करती थी, कभी खा लेती थी, ये ऐसे ही चलता रहा। और एक माइंड सेट हो गया था कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बड़े भी बोल चुके थे और कुछ रिपोर्ट में आया भी नहीं था। उसके बाद मैं अमेरिका आई। यहाँ आने के बाद वर्क करना शुरू किया। और जब आप किसी नई जगह पे जाते हो ना, तो सब कुछ नया होता है, आप जीरो से शुरू करते हैं। जो लोग आए होंगे उनको पता होगा, एक अलग तरह का स्ट्रेस लेवल होता है कि क्या होगा, हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो वजह वो स्ट्रेस बना या कुछ और, मेरी तबीयत थोड़ी सी और बिगड़ने लगी। कुछ नया नहीं हुआ, वही हो रहा था जो वहां था, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी। मुझे मसल स्पैज़म की भी बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं इंडिया में थी तब भी होती थी, और यहाँ आके उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी और बार बार होने लगी। मुझे सिर में दर्द बहुत होता था, बचपन से ही होता था। कई बार तो ये 1 मंथ 2 मंथ में एक बार हो गया। यहाँ आने के बाद वो 15 दिन, फिर वीक, फिर रोज होने लगा। अब उस पेन ने एक सिर में टाइटनेस का रूप ले लिया, मुझे नहीं पता चला। पेन को तो मैं भूल गई, वो बंद हो गया होना या उसको मैं भूल गई, क्योंकि और चीजें हो रही थी कि इसके बारे में मैं क्लियर नहीं बता सकती। पर मेरा सिर इतना टाइट रहने लगा कि मेरा मन करता था जैसे किसी ने दोनों हाथों से बहुत प्रेशर से उसको दबा रखा है, और मेरा मन करता था कि इसको मैं हिला दूं ताकि थोड़ी हवा पास हो जाए और मुझे अच्छा लगे। ऐसे ही चलता रहा। और मेरे को ये था कि ये तो शायद थकान की वजह से है, क्योंकि काम करती हूँ और यहाँ थोड़ा स्ट्रेस भी है, तो इस वजह से शायद ये हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस टाइटनेस ने कब एक वियर्ड वाइब्रेशन का रूप ले लिया कि वो नहीं पता चला। और वो वाइब्रेशन मुझे बहुत परेशान करती थी। वो पेन भी नहीं था, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि ऐसी वियर्ड वाइब्रेशन ब्रेन के अंदर थी कि वो मुझे बहुत रुलाती थी, बहुत परेशान करती थी स्टार्टिंग में। उसके बाद वो इतनी बड़ी कि मैं रोने लगी, और रोने से मुझे अच्छा लगता था। वाइब्रेशन ने इतना खतरनाक रूप लिया ब्रेन के अंदर कि मैं कंटिन्यूअसली रोती थी, और कोशिश ये करती थी कि कोई मुझे रोते हुए ना देखे। अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ तो मैं क्या बताऊंगी, लोगों को पता चल रहा था। इसके बीच में मैंने जो रास्ता निकाला ईजीएस्ट वे कि ये सब कम हो, तो वो ये था क्योंकि मुझे खाने से नींद आती थी, थकान होती थी। तो जब मैं जॉब पे होती थी तो मैं दिन में थोड़ा कम खाती थी कि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो और मैं अपने वर्क और नींद के में बैलेंस कर पाऊं, उसके साथ डील कर पाऊं।
जब मैं घर आती थी तभी मैं पेट भर के खाना खाती थी, या छुट्टी वाले दिन पेट भर के खाना खाती थी ताकि मैं थोड़ा सो जाऊं। और सोने के बाद मुझे ठीक ठाक लगता था, ऐसा नहीं है कि सोने के बाद मैं ठीक फील करती थी। उसके बाद जब वो वाइब्रेशन इतनी बढ़ी और मैं कंटिन्यूअसली रोने लगी, मुझे ये लोग देख भी रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे सब ठीक है? मैं हाँ सब ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माइंड और बॉडी ने गिव अप कर दिया, अपने आप से कहा ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं जी सकती। मैंने अपने मैनेजर से कहा आई गॉट गो। मैं घर आई, मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया, फिजिशियन को फोन किया और अपॉइंटमेंट बनाया। मैं वहां गई और मैंने उनसे कहा कि इस तरह की वियर्ड वाइब्रेशन मेरे ब्रेन के अंदर है जो मुझे रुलाती है और मैं सारा दिन रोती हूँ। वो क्वेश्चन पूछते रहे, मैं जवाब देती रही और कंटिन्यूअसली रोती भी रही। वो क्या समझे मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया। न्यूरोलॉजिस्ट ने एमआरआई के लिए लिखा, एक दवाई प्रिस्क्राइब की और कहा कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करो। जब मैं घर आई और मैंने घर पे बताया कि उन्होंने ये कहा है और एमआरआई के लिए भी बोला है, तो ये कम्प्लीटली कोइंसिडेंट था कि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आई थी और न्यूरोलॉजिस्ट की केयर के अंदर वो उस टाइम पे चल रहे थे। जब मैंने अपने घर पे बात बताई, उसके 5 मिनट बाद गैस्ट्रोलॉजिस्ट का फोन आया मेरे हस्बैंड को उनकी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए और उनका कोई टेस्ट था उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, क्या आप उनको भी एक बार देख लोगे? उन्होंने कहा कि थर्सडे को मेरे पास टाइम है, वो थर्सडे को आ सकती है। उस दिन शायद मंडे या ट्यूसडे था जब ये सब हुआ था। मैं थर्सडे को उनके पास गई और मैंने उनसे बताया कि इस तरह की कुछ वियर्ड वाइब्रेशन मेरे ब्रेन के अंदर है जो मुझे रुलाती है। और जब वो मेरे खाने के बारे में पूछने लगी तो मैंने बताया ऐसे ऐसे होता है, खाने से वो बढ़ती है और मुझे बहुत नींद आती है और क्योंकि मैं वर्क करती हूँ तो मैं पेट भर के भी नहीं खाती क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। और वो पूछती रही पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, उल्टी आती है, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम मेरी हाथों पे, पूरे दोनों हाथों पे एक तरह से जैसे घाम होता है ना, घुमोरिया काइंड, इस तरह की चीज थी जो स्किन के कलर की थी, रेड या व्हाइट, कुछ ऐसा नहीं था, पर कोई देखता था तो वियर्ड लगता था। कोई मुझसे पूछता था ये क्या हुआ तुम्हें? और कई बार उसमें थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी, दोनों हाथों पे थी वो। और जब उसका फोड़ती थी ना मैं, तो एक बहुत ड्राई तरह का सफेद कुछ चीज निकलती थी। तो उन्होंने वो चीज नोटिस की कि ये क्या है। मैंने कहा ये तो काफी टाइम से ऐसे ही है। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे पैरों में भी पेन होता है? तो हाँ, मेरे पैरों में बहुत पेन होता था, घुटने से नीचे के मेरे पैर बहुत दुखते थे कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। पर मुझे लगता था कि मैं शायद खड़ी होके काम करती हूँ, मेरी स्टैंडिंग जॉब है तो उसकी वजह से ये है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, सिर के दर्द के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, जो इंडिया में होता था उसके बारे में भी, अल्ट्रासाउंड हुए थे, सब मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे ब्लड की प्रिस्क्रिप्शन दी कि ब्लड वर्क भी कराना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम होल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि पहले ब्लड वर्क, फिर और टेस्ट, उसके बाद फाइनल टेस्ट होता है। उनको पता चल गया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं होल प्रोसेस के थ्रू जाऊंगी तो लेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि बाद में हमें ये पछताना पड़े कि देर हो गई। तो मैं तुम्हारी एंडोस्कोपी करूंगी, इंश्योरेंस कंपनी को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं देख लूंगी। तो मेरे हस्बैंड का उसी मंडे को, आने वाले वीक में मंडे को कोलोनस्कोपी होनी थी, तो उन्होंने मुझे उन्हीं के साथ अपॉइंटमेंट दे दी कि मैं उसी दिन तुम्हारी एंडोस्कोपी कर देती हूँ। मैं एंडोस्कोपी के लिए गई, उन्होंने एंडोस्कोपी की और एंडोस्कोपी में वो जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन मैं बता दूं कि वो आपको बेहोश करके और आप मुंह से कैमरा लेके जाते हैं और स्कोप करते हैं अंदर के आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने एंडोस्कोपी करने के बाद जो मेरी पिक्चर अंदर से ली और वो हमें दिखाई, तो वो पिक्चर कुछ इस तरह की थी कि जिस तरह बिल्ली पंजा मार देती है ना, और पंजा मारने के बाद स्किन में से खून निकलना शुरू होता, पर वो सूख जाता है रेड रैसेज से। मेरी पूरी स्टमक में ऐसे रैसेज थे। मेरी एसोफेगस पूरी तरह गली हुई थी, सफेद थी, जख्म थे। मेरा जो एसोफेगस और
स्टमक के बीच में एक लीफ की शेप में एक पार्ट होता है जो पूरी तरह से डैमेज था। उन्होंने कहा ये उनकी समझ में आ गया कि मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरी स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रही थी, और जब जो भी कुछ स्टमक में बनता है वो जो पार्ट होता है लीफ की शेप में एसोफेगस और स्टमक के बीच में, वो किसी भी चीज को ऊपर जाने से रोकता है। क्योंकि मेरा पार्ट वो डैमेज था तो कोई वो एसिड को ऊपर जाने से नहीं रोक पा रहा था, तो वो एसिड मेरे ब्रेन तक जा रहा था, उसकी टीस जा रही थी, वो मुझे रुला रहा था। ये उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। पर उन्होंने कहा कि इतना एसिड क्यों बन रहा है ये अभी नहीं पता। उन्होंने बायोप्सी की है और रिपोर्ट 2 या 3 वीक में आएगी, जब तक वो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच में मेरा ब्लड वर्क भी हुआ। मेरी ब्लड की रिपोर्ट और एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दोनों साथ आई और दोनों में मेरा पॉजिटिव आया कि मैं सीलिएक हूं। रिपोर्ट आने के बाद कई बार क्या होता है कि ब्लड रिपोर्ट में हमेशा नहीं आता, तो इसका फाइनल टेस्ट सीलिएक डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी ही होता है। पर क्योंकि मेरा बहुत लेट हो गया था, बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुके थे बॉडी के अंदर, तो मेरा ब्लड में भी आ गया था और बायोप्सी में भी। तो 2 वीक के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि अच्छी न्यूज है, बुरी है। अच्छी ये है कि फाइनली हमने पता लगा लिया कि हो क्या रहा है, और बुरी ये है कि आज के बाद तुम कोई भी गेहूं या गेहूं से बनी चीज नहीं खाओ। उनको पता है कि ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग वही खाते हैं, ज्यादा से हमारी डाइट में वीटी होता है, ग्लूटेन नहीं होता, रोटियां सब्जी यही होता है। डायग्नोस हो गई। इस तरह मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास पहुंची थी और इस तरह मैं डायग्नोस हुई थी। मुझे कोई भी पेट में दर्द, डायरिया या सिर में या उल्टी वगैरह नहीं होती थी। कहते हैं अगर पहले पेट, सब लोगों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, ये मेरे थे जो मैंने बताए हैं, लेकिन वो लोग लकी होते हैं जिनके सीधा पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो आप सीधे से गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे और कहोगे कि मेरा पेट दुखता है, डायरिया है, तो वो आजकल अवेयरनेस इतनी हो, सीधा ही उसका टेस्ट कर देते हैं। पर जब मैं डायग्नोस हुई थी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और क्योंकि मुझे पेट में कुछ भी फील नहीं हो रहा था, और जो वो गैस और ब्लोटिंग थी ऑलरेडी मैं डॉक्टर को दिखा चुकी थी, तो उसकी तरफ से तो ऑलरेडी माइंड सेट हो ही गया था। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया मुझे डायग्नोस होने में, और मेरी सीलिएक डिजीज ने ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे डैमेज कर दिए। पर जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि डैमेज हुए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि उनको फिक्स ना किया जा सके। कैंसर जैसी ऐसी कोई बीमारी अभी तक नहीं बनी है तुम्हारी बॉडी में, तो वहां तुम लकी रही, पर चुटकी बजा के ये चीज ठीक नहीं होगी, इसको फिक्स होने में टाइम लगेगा। वहां से मेरी रियल जर्नी शुरू हुई, और वो बहुत भयानक, डरावनी और पेनफुल थी। उसके बारे में डिस्कस करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और सच पूछिए तो फिलहाल हिम्मत भी नहीं है उसके बारे में बोलने की। बस इतना बता दूं कि नरक में थी, नरक को, मौत को बहुत करीब से देखा था, और आज मैं नरक से निकल के बाहर आ गई। पर उस चीज से निकलने में मेरे को 7-8 साल लग गए। बहुत डरावना और गंदा टाइम था। इस बीच में मैं बहुत सारे हेल्थ वीडियोस देखने लगी, न्यूट्रिशन को सुनने लगी, कुकिंग वीडियो देखने लगी, क्योंकि हमेशा आप दाल चावल तो नहीं खा सकते, और जो आटे लाके भी मैं खा रही थी वो भी मेरी तबीयत खराबी कर रही थी। इसी दौरान मैं कुछ यूट्यूब पर कुछ हेल्थ वीडियोस देखने लगी, जिनके थ्रू मैं कुछ न्यूट्रिशन से मिली। उनमें से सबसे पहले न्यूट्रिशन और होम्योपैथी डॉक्टर हैं राजीव दीक्षित जी, उनकी वीडियो मैं देखने लगी, सुनने लगी। उसके बाद डॉक्टर शालिनी हैं जो नेचुरोपैथ हैं इंडिया में, उनको सुनने लगी। उनसे हेल्थ टिप्स लेके नोट्स बना के मैंने उस पर वर्क किया। मुझे हेल्प हुआ, बट 100% नहीं, इतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। इसी तरह मैं एक और न्यूट्रिशन से मिली जिनका नाम है एरिक बर्ग, क्योंकि वो यहाँ के हैं और अमेरिका में सीलिएक के ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। तो जब उन्होंने सीलिएक के बारे में बोला तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मुझे ही देख के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाली ग्लूटेन फ्री नहीं, हमें और इन लोगों को और दूसरे फैक्टर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। जब ये बाहर से कुछ भी खरीद के लाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्फ डेट बनाने के लिए उसमें मिक्स की जाती हैं, जो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो चीजें नॉर्मल बंदों के लिए भी ठीक नहीं है,
लेकिन क्योंकि सीलियक बहुत सेंसिटिव होते हैं तो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उनको फॉलो करने लगी और वो जैसे जैसे हेल्थ टिप्स दे रहे थे उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगी और बहुत बड़ा सुधार मेरी हेल्थ में हुआ। इसी दौरान सुनते सुनते मैं और एक और न्यूट्रिशियंस को मैंने सुना जो न्यूजीलैंड से हैं, जो अमेरिका में किसी सेमिनार में बोलने आए थे। रैंडमली सर्च करते करते मैं उनकी वीडियो तक पहुंची, जिनको मैंने सिर्फ एक ही बार सुना है, उनका नाम मुझे नहीं पता। अगर मुझे लिंक मिला कहीं, फिलहाल मेरे पास उनका लिंक, उस वीडियो का लिंक भी नहीं है, अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब उन्होंने सीलियक टॉपिक पे बोला तो मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया कि यही तो मेरे साथ हो रहा है, एग्जैक्टली यही तो हो रहा है, इसलिए तो इतना टाइम लग गया मुझे यहाँ तक पहुंचने में। उन्होंने बोला कि सीलियक जो लोग होते हैं उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लें और या किसी पेपर पे लिख के घर में किसी ऐसी दीवार पे टांग लें जहां हर रोज आपकी नजर उस पे पड़े, आप उसे पढ़ें और आप ये याद रखें कि आप सीलियक हैं। नॉर्मल इंसान और सीलियक में बहुत फर्क होता है, ब्रेन वाइज नहीं, पर उन सीलियक बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब कई बार चीजें ठीक हो रही होती हैं, उनको अच्छा फील होने लगता है, तो वहीं वो कुछ ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जहां जो उनकी वो छोटी सी गलती उनको रिवर्स में ले जाके खड़ा कर देती है। तो मैंने कनेक्ट किया, या यही तो हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनसे भी जो नोट लिए वो बनाए, उस पे भी वर्क किया और डॉक्टर बर्ग की वीडियोस से भी नोट बनाए और उस पे वर्क किया और बहुत 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 बड़े स्केल पे मेरी हेल्थ में इम्प्रूव हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी इस जर्नी में मेरी हेल्प की है। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस जर्नी में और मुझे उस तकलीफ से बाहर निकालने में मेरी मदद की है। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही है। फैमिली की मदद के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे पता है कि जब मैं इस दौर से गुजर रही थी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी कम ट्रॉमा से नहीं निकले। वो मुझे देख रहे थे, हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इसीलिए मैं वहां से बाहर निकल पाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड की साइड की फैमिली है, मेरी साइड की फैमिली है, जो इन पर्सन चाहे मेरी मदद ना कर पाए हों, लेकिन दुआएं बहुत की है। उन्हीं की दुआएं और सपोर्ट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठकर बोल पा रही हूँ। मेरी फैमिली के बाद आते हैं मेरे डॉक्टर्स, डॉक्टर दिलीप डांडे, डॉक्टर वसुंधरा धार, जिनको पता है उन्होंने मेरी हेल्प की। डॉक्टर्स के बाद हैं वो न्यूट्रिशियन जिनको मैं यूट्यूब के थ्रू मिली थी। वो मुझे नहीं जानते, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, इन पर्सन मैं उनसे कभी नहीं मिली और ना ही मैंने उनको कभी कुछ पे किया है। मैंने उनकी वीडियोज देख देख के हेल्प ली है और मेरी इस जर्नी में उन्होंने नॉनली एंड अननोनली इतनी हेल्प की है कि मैं आज आगे बढ़ने से पहले उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू डूइंग ए ग्रेट जॉब टू हेल्प मी एंड मेरे जैसे और बहुत से लोगों को। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। अपनी इसी जर्नी के दौरान मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली जिन्होंने मेरे पेन को 10 से 50 तक पहुंचा दिया, चाहे वो वर्क पे थे, फैमिली में थे, फ्रेंड सर्कल में थे। फैमिली में भी इक्का दुक्का बंदा ऐसा हो ही जाता है जिनको सिर्फ मौका मिले और उनको कमेंट करना है किसी भी चीज पे, या तो उनका मतलब वो नहीं होता, सिर्फ उनकी बोलने की आदत होती है, या कहीं ना कहीं उनको आपसे कोई प्रॉब्लम होती है और वो ऐसा मौका उनको मिल जाता है जहां वो आपको टारगेट कर सकें। वजह जो भी हो ये वो जानते हैं। मेरी हेल्थ को लेके, मेरी डाइट को लेके बहुत कमेंट किए हैं। अगर आज वो मेरे ऊपर कमेंट करे, मेरी हेल्थ पे कुछ बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उस टाइम मुझे फर्क पड़ा था। आज तो मैं खुद ही आ गई हूँ अपनी हेल्थ के बारे में बोलने, अपनी कि मैं सीलियक हूँ और ये नहीं खाती हूँ, पर उस टाइम मुझे बहुत फर्क पड़ा था। वो उस तरह की सिचुएशन थी जब आपको घाव होता है ना और उस घाव पे आके बार बार कोई पत्थर फेंके तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। मैं भी इसी तरह की सिचुएशन थी। जब आप किसी पे कमेंट करते हैं और वो ऑलरेडी उसको पेन है और इस तरह के कमेंट करते हैं, चाहे आपकी इंटेंशन गलत ना हो और आपने ऐसे कुछ कह दिया, इस बात से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंटेंशन क्या थी, उसको सिर्फ उसका पेन बढ़ जाता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत कीजिए।
अगर हो सके तो हेल्प कीजिए, और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते या हेल्प नहीं करना चाहते तो चुप रहिए। चुप रह के भी आप उनकी बहुत बड़ी हेल्प ही कर रहे हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे मत फेंकिए, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ की अपनी हेल्थ इश्यू से या अपनी और किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में है। ये वीडियो देखने के बाद, मुझे सुनने के बाद, अगर आप में से कुछ लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएं और उन्हें लगे कि ऐसी सिमिलर तरह की सिचुएशन उनके साथ भी हो रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, हिम्मत रखिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, डाइट को ऑब्जर्व कीजिए, कहीं जाने अनजाने में आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं, खुश रहिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। आपको खुश रहने का, हेल्दी रहने का पूरा अधिकार है। आदमी है या औरत, लड़का है या लड़की, हमें खुश रहने और हेल्दी रहने का अधिकार भगवान ने दिया है। तो खुश रहिए, खुद खुश रहेंगे तभी तो फैमिली को खुश कर पाएंगे, तभी तो फैमिली को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस चैनल पे आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल इंडिया में बहुत लोग डायग्नोस हो रहे हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चों को डायग्नोस किया जा रहा है। और जब लोग डायग्नोस होते हैं इस प्रॉब्लम से, चाहे एलर्जी है या सीलियक है, तो उनके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन आके खड़ा होता है वो ये है कि अब हम क्या करें, खाएंगे क्या। यहाँ से मुझे अपने साथ जोड़िए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, यहाँ पे मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि पेन को वही समझता है जो पेन से निकला हो। मैं इस पेन से निकल चुकी हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत बहुत हार्ड टाइम से निकली हूँ, और इसीलिए ये चैनल मैंने शुरू किया है कि आप भी अगर इसी टाइप के एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं तो मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं और आपका पेन कम कर पाऊं। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको ग्लूटेन फ्री हेल्थी वेजिटेरियन रेसिपी देखने को मिल सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कीजिए इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको किसी नई हेल्थी ग्लूटेन फ्री रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।